हेलो दोस्तों, 2024 में क्या बेस्ट है, लार्ज कैप या मिड कैप? बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब इसका हम लोग डेटा के साथ आंसर इस वीडियो के जरिए हम देने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला जो डेटा है वो ये बता रहा है कि जो भारत की जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो किस तरीके का है। और अगर आप हिस्टोरिकल देखें तो 84% है। इसका मतलब क्या है कि भारत की जो जीडीपी है वो अगर 100 की है और दूसरी जगह जो भारत के जो शेयर मार्केट में कितने भी जो पैसे लगे हुए हैं उसकी वैल्यू क्या है, तो वो 84 है, जीडीपी 100 की है। ठीक है, आप अलग अलग पीरियड में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में कुछ ऐसा ही देखेंगे, 70, 80 के आसपास में। लेकिन पिछले 2-3 सालों से चीजें चेंज हुई है। अब हम 2024 में अभी तक की बात करते हैं। ये अभी चल रहा है 142, 143 के आसपास में, जो कि एक डेटा ये बताता है कि भारत की जो मार्केट है वो महंगी है। जीडीपी 100 की है, भारत की मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो कितना 142, 143 रुपया लगा हुआ है। तो हिस्टोरिकल लेवल से ये महंगा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब डेटा में एक पॉइंट और हम लोग नीचे जाते हैं और ये डेटा हम लेते हैं निफ्टी पीई का। ओके, पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब अगर कोई कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट करती है तो मार्केट उनको कितना वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, किसी कंपनी को 100 भी मार्केट जो है पी रेशियो देती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स में जो निफ्टी की 50 कंपनीज आ गई, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं। अब लार्ज कैप जो 50 कंपनीज है, जहां पर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां आ गई हैं। अब ये जो 50 कंपनी का एवरेज 18.5 का पी रेशियो रहा है पिछले 13-14 सालों में, अभी कितना है? लगभग 21.1%। तो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा है। ओके, दूसरा डेटा निफ्टी मिड कैप 150। ओके, अब ये मैक्सिमम ये इंडेक्स आप देखेंगे जो मिड कैप कंपनियों का, ये 150 कंपनियों का जो इंडेक्स है, एवरेज कितना रहा है पी रेशियो? 24.2। अभी कितना है? 31.8। अगेन हिस्टोरिकल लेवल से मिड कैप भी थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है स्मॉल कैप कंपनीज, थोड़ा छोटा कंपनी, 16.7 का एवरेज है, अभी कितना है? 23.7 का। तो तीनों ही इंडेक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही हमको क्या मिल रहे हैं? थोड़ा सा अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगा देखने को मिल रहा है। ये कोटक म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब कौन कितना ज्यादा महंगा है? तो देखिए, सबसे पहले तो लार्ज कैप पर आते हैं। हिस्टोरिकल एवरेज से लगभग 14% के प्रीमियम में है। मिड कैप 31% के प्रीमियम में है और 42% के प्रीमियम में स्मॉल कैप है। तो तीनों ही महंगे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो लार्ज कैप है महंगा तो है, लेकिन थोड़ा कम महंगा है कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में। अब मैं यहां पर आपको डेफिनेशन बता देता हूं। लार्ज कैप कंपनियां क्या है? जो टॉप की 100 कंपनीज जो मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज होती है। और किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में सोच लीजिए उनका 100 का पोर्टफोलियो है तो एटलीस्ट 80% उनको लार्ज कैप कंपनियां रखनी है। लार्ज कैप कंपनियां क्या हो सकती है? जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर रिलायंस। तो ये सब कुछ कंपनियां लार्ज कैप आ गई। मिड कैप कंपनियां क्या हो गई? जो 101 से 250 नंबर तक की कंपनी। ये कितनी कंपनियां हैं? 150 कंपनी का ये ग्रुप है। और यहां पर किसी भी फंड मैनेजर को मिनिमम 65% तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है। अब ये कंपनियां का एडवांटेज क्या है कि आज की जो मिड कैप है हो सकता है कि लार्ज कैप बन जाए, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग है और होता भी है। लेकिन दूसरी चीज ये भी हो सकती है, खासकर हम जब मिड कैप कंपनियों की बात कर रहे हैं, कि ठीक है एक लेवल तक वो आगे बढ़े और फिर बाहर आगे बढ़ ही ना पाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों। तो सब कुछ महंगा है, लेकिन लार्ज कैप थोड़ा कम महंगा है कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। अब हम आपकी बात करते हैं। अब आपको क्या देखना है? और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स। आपके गोल्स 10 साल है, 20 साल है या 1 साल का गोल है। अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं और आपका 20 ईयर्स का गोल है, तो फिर मिड कैप रखिए या स्मॉल कैप रखिए, गोल तो आपका 20 साल के बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपका गोल 2 साल के बाद में है, तो फिर क्या लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में कम रहना चाहिए या स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में कम रहना चाहिए? तो उसका आंसर क्या है कि इस मोमेंट पर चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े महंगे लेवल पे है, तो थोड़ा सा कम अगर मिड कैप स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो में हो तो ज्यादा अच्छा है। अगेन मेन चीज क्या है? आपके गोल्स क्या है? आपके गोल्स 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराने हैं या दूर है, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप जैसा चल रहा है, जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो की बात बताऊं, पर्सनल पोर्टफोलियो की, जैसे मेरी एक स्मॉल कैप की एसआईपी चल रही है, वो चल रही थी, अभी भी चल रही है।
क्योंकि वो गोल्स अभी दूर में है। मेरे कुछ गोल्स अभी रिसेंट में आए थे, तो उसके लिए मैंने प्रॉफिट बुक वहां पर किया था। तो सब कुछ गोल के साथ लिंक करना जरूरी है। तो अब लार्ज कैप और मिड कैप, अब स्पेसिफिक आते हैं, डेटा हमने देखे हैं, अब एनालिसिस पर आते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर मैंने एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर की एक प्रोफाइल बनाई है। कौन हो सकता है? अब देखिए वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, आप हो सकता है इस रेंज में आए या ना आए। ओके, अब कोई 35 to 50 ईयर्स का कोई है जिनका जॉब में अच्छा खासा लगभग 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और अभी रिटायरमेंट भी नहीं है, रिटायरमेंट भी 5-10 साल के बाद में होने वाली है, या हो सकती है, या उससे ज्यादा भी समय के बाद हो सकती है। थोड़ा बहुत इक्विटी करते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट जानते हैं, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड जानते हैं, लेकिन बेसिक फेयर आइडिया उनको है। अपनी इनकम का 10 से 25% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख की सैलरी है तो 15,000, 20,000 या 25-30 हजार की वो जो SIPs हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स में वो कर सकते हैं। ठीक है, उनको इनकम भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। अभी तो फिलहाल ग्रोथ में है, लेकिन फ्यूचर में उनको इनकम भी चाहिए। अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उन्होंने मार्केट का 10-15% का फॉल भी देखा होगा। अब उनको 30-40% का फॉल नहीं चाहिए, वो कैटेगरी के अलग इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर फॉल होता है तो दे आर कंफर्टेबल। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का उनका नजरिया है। तो ये कौन हुआ? एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर। तो उनके लिए क्या सही हो सकता है, लार्ज कैप या मिड कैप? थोड़ा समझते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 फंड लिए हैं, एक है SBI ब्लू चिप और SBI मैग्नम मिड कैप। एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है। अच्छा, अब यही दोनों फंड क्यों हैं? यहां पर मैंने बायसनेस कुछ नहीं रखा है, मैंने यहां पर एक ही बायसनेस, क्योंकि यहां फंड्स पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा सबसे बड़ा फंड हाउस कौन है, SBI फंड हाउस इस मोमेंट पर है, तो वहां की ही 2 स्कीम्स को मैंने ले लिया है। ठीक है, और कुछ उससे ज्यादा आप मत सोचिए कि ये फंड पर कोई रिकमेंडेशन है या दूसरे फंड पर, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बड़े फंड है सबसे बड़े फंड हाउस के, बस उतना ही। ओके, तो 10 साल का उनका रिटर्न जो रहा है 14.73% रहा है। ठीक है, जो नेट का डेटा है। और मिड कैप का कितना है 10 ईयर का डेटा? ऑलमोस्ट 19% है। तो आप देख सकते हैं रिटर्न में 4% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिड कैप ने ज्यादा दिया है। लेकिन पॉइंट आ रहा है यहां पर, अगर हम 3 ईयर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, जिससे हमको क्या पता चलता है, वोलेटिलिटी पता चलती है, तो यहां कितना है 11.51 है। मतलब पोर्टफोलियो में जो वोलेटिलिटी है, अगर आप कंपेयर करते हैं किसके साथ, किसी मिड कैप के साथ, तो वो कम है। तो मिड कैप में देखिए 12 से ज्यादा है और यहां पर 11.5 है। मतलब क्या है कि मिड कैप में रिटर्न ज्यादा है, लेकिन वोलेटिलिटी का भी आपको ज्यादा सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और डेटा आपके सामने मैं लेकर आया हूं, वो है रोलिंग रिटर्न्स का डेटा। देखिए आपकी स्क्रीन पर SBI ब्लू चिप है और SBI मैग्नम मिड कैप है। रोलिंग रिटर्न्स का डेटा है। रोलिंग रिटर्न जल्दी से आपको बता दूं कि ये पॉइंट टू पॉइंट की बात नहीं है। यहां पर हमने क्या किया है, 10 साल का 2014 से 24 का डेटा लिया है और 3 साल का रोलिंग किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनवरी 2 2014 से 2017 जनवरी 1, 3 साल हुआ ना, तो किस तरीके के रोलिंग रिटर्न आए हैं। ओके, अब SBI ब्लू चिप, ओके, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, वहां ड्रॉ डाउन मतलब बहुत खराब टाइम में भी कितना गिरा है 37%। मिड कैप फंड कितना गिरा है 44%। तो पहला पॉइंट क्या मिल रहा है कि, और ये 10 साल का डेटा है दोस्तों, तो मिड कैप जो है लार्ज कैप से ज्यादा गिरते हैं। ओके, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न खैर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम रोलिंग की बात कर रहे हैं। अब मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया है किसने, जो लार्ज कैप फंड है 31.97, 32% दिया है। जो मिड कैप फंड है उन्होंने लगभग 42% दिया है। तो रिटर्न किसने ज्यादा दिया है, यहां पर मिड कैप फंड ने। लेकिन नीचे भी कौन गिरा है एक्सट्रीम मार्केट में, मिड कैप गिरा है। ठीक है, मिनिमम रिटर्न, अब मान लीजिए 3 साल में बिल्कुल खराब मार्केट रही, मिनिमम रिटर्न जो लार्ज कैप में कितना आ रहा है, -7%, और मिड कैप में कितना आ रहा है, -12%। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन जरूरी है। लार्ज कैप भी जरूरी है, स्मॉल कैप, मिड कैप भी जरूरी है, और हाइब्रिड्स FD भी जरूरी है, और लिक्विड फंड्स भी जरूरी है, डेट फंड्स भी जरूरी है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 3 साल के पीरियड में नेगेटिव कितनी बार हुआ है, मतलब 100 दिन में फॉर एग्जांपल कितनी बार नेगेटिव हो सकता है, तो कितना 3.87, 4% चांसेस हैं कि पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है। कोई भी 10 साल के पीरियड में, कोई भी 3 साल का अगर आप पीरियड को आप देखते हैं, तो मिड कैप में कितने चांसेस हैं नेगेटिव होने के, 13.89, मतलब लगभग 14% चांसेस है। अभी तो बुल मार्केट चल रही है, लेकिन नेगेटिव लार्ज कैप हो या मिड कैप दोनों जगह आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी लार्ज कैप में नेगेटिव रिटर्न की कम है। मोर देन 12% रिटर्न किसका ज्यादा रहा है, 55-56% रहा है लार्ज कैप का, और जो मिड कैप है उनका भी वैसा ही रहा है। अब लॉन्ग टर्म का अगर आप एवरेज देखेंगे तो मिड कैप का ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न हमको देखने को
मिलेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन मिड कैप में कभी कभी ड्रॉडाउन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और लंबे समय तक वो पोर्टफोलियो गिरा हुआ रह भी सकता है, और हमने देखा भी है 3 साल के अंदर में बड़े पेन्स भी वो दे सकता है। ठीक है, तो रिस्क प्रोफाइल आपको अपनी देखनी है। तो लार्ज कैप के लिए ज्यादा सुटेबल जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। मिड कैप जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, जिनको 20 साल तक कुछ नहीं देखना है, जिनको फुल हाई स्पीड में जाना है, लेकिन वो अवेयर भी हैं, ये चीज हम भूल जाते हैं। मार्केट में रिटर्न सबको चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई ड्रॉडाउन भी हो सकता है और मिड कैप में ज्यादा हो सकता है। लेकिन और ये चीज मैंने इन्वेस्टर में देखा भी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में जिनको पता होता है, जिन्होंने 2-3 साइकिल झेला होता है, उनके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब आप नए इन्वेस्टर होते हैं, अच्छा खासा 30-40% पॉजिटिव देख लिया होता है, तो फिर नेगेटिव रिटर्न देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मिड कैप में आपको ड्रॉडाउन भी मिलेंगे, लेकिन अच्छा रिटर्न का भी पोटेंशियल है। हमने रोलिंग रिटर्न का डेटा देखा और उससे हमको आइडिया मिला। फ्रेश अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, 2024 है, कहां पर अगर नया पैसा अगर लगाना है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपकी रिस्क प्रोफाइल समझनी है। तो यहां पर मैंने एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल को ही लिया हुआ है, जैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। तो मोस्टली मैं कहां फोकस करूंगा, अगर लंपसम है किसी का, तो मोस्टली लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या वैल्यू कैटेगरी या डिविडेंड यील्ड कैटेगरी या हाइब्रिड कैटेगरी में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें वेटेज कम रहेगा या फिर शायद अवॉइड भी हो जाए। ठीक है, अगर फिर भी मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप के रूट में जाना है तो वाया मल्टी कैप फंड या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के थ्रू में इन कैटेगरीज तक जाया जा सकता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में लार्ज कैप मिड कैप होता है, मल्टी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी होती है। अब लॉन्ग टर्म का आपका थॉट प्रोसेस है, मतलब 15-20 साल का अगर आप देख रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस है, मार्केट की वोलेटिलिटी को भी झेल सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में वाया एसआईपी रूट या एसटीपी रूट आप अपना थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। लेकिन लंपसम की जब हम बात करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा वेटेज का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अगेन यहां पर आपके जो एडवाइजर्स हैं उनका कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा, और चूंकि इक्विटी मार्केट है तो होराइजन आपका 5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो लास्ट में लार्ज कैप और मिड कैप की डिबेट में मेरा ऐसा मानना है, लार्ज कैप के जो पोर्टफोलियोज हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कंपेयर टू मिड कैप के पोर्टफोलियोज के कंपेरिजन में, जब हम अभी के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यस अगर हम 10-15 ईयर्स लॉन्ग टर्म की बात करें तो यस मिड कैप जो है वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल वहां पर ज्यादा होता है। अब आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल देखनी है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अब तो बहुत सारे फंड्स ऐसे भी आ गए हैं जहां पर लार्ज कैप मिड कैप का भी आपको मिक्स मिल जाए, लार्ज मिड और स्मॉल कैप का भी मिक्स मिल जाए, तो उन फंड्स को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एक एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए ताकि आप एक सही डिसीजन तक पहुंच सके और इतनी हाई मार्केट में कोई बड़ी गलती आप ना करें। तो यहां पर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं विथ प्रॉपर गोल प्लानिंग के साथ, और गोल प्लानिंग के साथ साथ रेगुलर गाइडेंस और पोर्टफोलियो रिव्यू भी जरूरी है, और वहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक टोंक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। मेरा लोकेशन अहमदाबाद गुजरात है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं, बैंकर रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं में मैंने काम किया हुआ है। बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने पास्ट में और अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं, और यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम आपके गोल प्लानिंग पर डिस्कस कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर डिस्कस कर सकते हैं, और आपके न्यू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर भी डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर सीरियस हैं, गोल कुछ भी हो सकता है, एसडब्ल्यूपी, रिटायरमेंट इनकम, वेल्थ क्रिएशन, बच्चों की एजुकेशन, कोई भी गोल हो सकता है, उसको आप विथ ए प्लान आप पा सकते हैं। एसआईपी की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट्स ऊपर है या नीचे है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन्वेस्ट करते ही नहीं है और 3-5 साल ऐसे ही चला जाता है और बड़ा कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी हम मिस कर सकते हैं। तो यहां पर आपको रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू की जरूरत है, और वो हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टूल्स हम लोग के पास है जिससे आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो जाएगा, और साथ में आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, एग्जीक्यूशन, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स का आपको एक्सेस मिलेगा दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री अकाउंट ओपनिंग की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।